गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सुकून के साथ अपनी जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। सुबह का आगाज हो चुका है और जनाब मजे मजे के टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताकि आपकी सुबह को और भी खुशगवार और प्लेजेंट बनाया जा सकता है। तो चले अपनी सुबह का आगाज एक खूबसूरत सी बात के साथ ही कर लेते हैं और आपके साथ अशफाक अहमद साहब का एक कॉल जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि बाबा जी कहा करते थे ये ठीक है कि तुम एक फूल नहीं बन सकते, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम एक कांटा बन जाओ। और राज की बात भी यही है कि जो शख्स कांटा नहीं बन सकता वो बिलाखिर गुलाब बन ही जाता है। तो जनाब कोशिश हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही करनी चाहिए कि फूल बनकर हम दूसरों को अपनी महक और खुशबू से महकाएं, ना कि कांटे बनकर दूसरों के लिए हम तकलीफ का बाइस बने। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बनते हैं, उनके राह में रोड़े अटकाते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं। जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली ज़िंदगी पुरसुकून और अच्छी गुजर सके। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम भी प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग होता है उसके अंदर, और एक भरपूर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन आजकल की जितनी मसरूफ़ हमारी ज़िंदगी हो चुकी है और गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल की वजह से बेशुमार अफराद गर्दन का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। और इसकी एक अहम वजह ये होती है कि ज़्यादातर हम लोग बैठकर काम करते हैं, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ अक्सर ख़वातीन में जोड़ों का खास तौर पर दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अमूमन इन मसाइल का इलाज अद्वियात के ज़रिए भी किया जाता है, जिसकी अपनी अहमियत है और इससे तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन देरपा या मुस्तकिल आराम के लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी मुफीद साबित होती है। फिजियोथेरेपी की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इसका मकसद दुनिया में ये शाऊर और आगाही पैदा करना है कि फिजिकल थेरेपी से लोगों की सेहत और चलने फिरने में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तो फिजियोथेरेपी कितना मुफीद तरीका इलाज है और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर चौधरी साहब हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डीन हैं फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज के सुप्रीम यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो सर क्या कहेंगे, क्योंकि ये बड़ी पजीराई मिल रही है दुनिया भर में अब फिजियोथेरेपी को, अब लोग मेडिसिन से दूर हो रहे हैं और इस साइड पे ज़्यादातर जा रहे हैं। इसका क्या वजह लगती है आपको इसकी? सबसे पहले जी आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया और इस डे पे इनवाइट किया कि हम लोग एक सॉलिडेटरी जो है वो मार्क कर सकें इस प्रोफेशन के साथ, फिज़िकल थेरेपी के साथ। इसमें मैडम ये है कि सबसे पहले जो फिज़िकल थेरेपी है ये एडवांस फील्ड है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। अब दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। अगर कोई मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है तो मेडिसिन की प्रैक्टिस के साथ उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी उसका चाहिए। तो वो फिज़िकल थेरेपी, कोई सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसने सर्जरी कराई है तो उसके साथ सर्जरी के साथ उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी जो चल रहा होगा, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ स्पेशलिटीज़ हैं। बेसिकली जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है ये मूवमेंट डिसफंक्शन स्पेशलिस्ट है। अगर आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट, किसी मसल में, किसी जॉइंट में कोई इशू आ जाता है तो उसको वापस रीअलाइन करना, वापस उस मूवमेंट को रीगेन करना, वापस उस मसल को अपने फंक्शन पे लेके आना, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ फिजिकल थेरेपिस्ट। दूसरा ये है कि जितने आपकी जॉइंट की डिसोरिएंटेशन हो जाती है, फिर इससे रिलेटेड जितनी आपको और बीमारियां आ जाती हैं। अब स्पेशलाइजेशन का मैंने आपको बताया कि दौर है, इसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं फिज़िकल थेरेपी में। फिज़िकल थेरेपी में आप ऑर्थोपेडिक फ़िज़िकल थेरेपी अलहदा से है, न्यूरोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी अलहदा से है, वुमेन हेल्थ एंड फिटनेस फ़िज़िकल थेरेपी का एक अलहदा से शोबा है, गायनेकोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल फ़िज़िकल थेरेपी है, उसमें है। फिर इसी तरीके से कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है। हम थोड़ा सा ना इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखें तो हम इसको रिहेबिलिटेशन में ले जाते हैं। रिहेबिलिटेशन जो है वो इसको इंक्लूड हो जाता है, उसमें फिजिकल थेरेपी आ जाती है, उसमें स्पीच थेरेपी आ जाती है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाती है
और उसमें न्यूट्रिशन डाइटिशियन का रोल भी आ जाता है और उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। बेसिकली इन सब का जो काम है वो ये है कि एक पेशेंट हो और ये सारे उस पेशेंट पे वर्कआउट करें और उसको रीगेन कर दें, उसको नॉर्मल लिविंग में, नॉर्मल फंक्शन में लेके आ जाएं, ताकि वो दुनिया में नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अब ख़ासतौर पर फिजियोथेरेपी के थ्रू हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इज इट ट्रू? मैडम, हर बीमारी का तो नहीं। देखें, ये हमारे यहाँ ना गलतुलाम हो जाता है कि हम हर बीमारी का इलाज मेरे पास है। मैंने आपको बताया ना, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिजिकल थेरेपी का जहाँ पे रोल है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को काम करना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एक पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया। अब फालिज में मसल्स अलहदा से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, उसकी वजह से मसल्स में इशू आएगा, चलने में इशू आएगा, बैलेंस में इशू आएगा, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग खत्म हो जाएंगी। अब उसकी इवन सम टाइम ऐसा होता है कि वो बोल भी नहीं जाता। तो उसके लिए क्या होता है कि देखें, अब फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल कहाँ पे है कि उसने उसकी मसल रीगेन करनी है, उसकी जॉइंट्स को, उसके बैलेंस को, इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन एक्यूट फेज में न्यूरोलॉजिस्ट का रोल है। न्यूरोलॉजिस्ट ने उसको, उसकी जो इमीडिएट नीड है वो उसने ठीक करनी है। फिर फिजिकल थेरेपी का, फिर अगर वो बोल नहीं सकता तो फिर वहाँ पे स्पीच थेरेपी का रोल आ जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल उसको अपने डाइट बेहतर करानी है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन डाइटिशियन का रोल आ जाएगा। फिर अगर उसकी फाइन मूवमेंट्स खत्म हो गई हैं, हाथों की, पाँव की, डेली एक्टिविटी, खा नहीं सकता, कपड़े नहीं चेंज कर सकता, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल आ जाएगा। तो वी हैव टू डिसाइड कि हर एक पेशेंट के लिए काम कर रहा है और हर जगह पे हर बंदे का इंपॉर्टेंट रोल है। और फिजिकल थेरेपिस्ट का उसके हवाले से जॉइंट डिसफंक्शन में और मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड जितनी उसकी चीज़ें हैं उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ सर्विस लाइन, आप समझें। और सर्विस लाइन में फिजिकल थेरेपिस्ट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। और किस तरह की आपको फिजिकल थेरेपी चाहिए या आपको डॉक्टर ही कंसल्ट कर सजेस्ट कर सकता है? देखिए मैडम, इसमें जो खुद अब फिजिकल थेरेपिस्ट में डिग्री हो रही है ना, दैट इज डॉक्टर फिजिकल थेरेपी। ठीक है। 5 इयर्स वो कंप्लीट समझे अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उसके बाद MS वो कर सकता है। देयर आर 13 स्पेशलिटीज इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। उसके बाद उसमें वो PhD कर सकता है। फिर उसमें फेलोशिप कर सकता है। फेलोशिप आप बाहर से कर सकते हैं, आप ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन में, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में, इन सब चीज़ों में आप फेलोशिप कर सकते हैं। फेलोशिप ये है कि आपने क्लिनिकली सेटअप में काम करना है, स्ट्रोक सेंटर्स में काम करना है, आपने हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड्स में काम करना है, आपने मेडिसिन वार्ड में काम करना है, तो आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो ये अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट है। और बाहर तो अभी है कि ये ऑटोनोमस है, अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकता है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली उसको डिग्री चाहिए, उसको सर्टिफिकेशंस चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसके पास होंगी तो ही कैन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, बट फॉर द स्पेशलिटी ऑफ फिजिकल थेरेपी, नॉट मेडिसिन, नॉट सर्जरी। लेकिन यहाँ पर हमारा माइंडसेट बना है ना, हमें कोई दर्द होगी, जोड़ों की दर्द या किसी भी मसल की दर्द होती है तो हम लोग फ़ौरन से मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि हम ये मेडिसिन खा लें और वो फ़ौरन से हमें दर्द का इलाज हो जाता है, सुकून आ जाता है। लेकिन हम फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं जाते कि एक मुस्तकिल एक आराम हमें आ जाए। इसकी क्या वजह है? मैडम, इसमें मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस का इशू है। अच्छा। हम लोग अवेयर नहीं है कि बेसिकली ये फील्ड क्या है। देखिए, मुझे आसानी है, मैंने गोली खा ली। देखिए, मेडिसिन लिखना ना मैडम, इट्स वेरी इजी। लेकिन एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करना, इट्स एन आर्ट। कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उसने आपकी बॉडी के एक एक मसल को एनालाइज करके कोर देखना है कि इनसाइड स्टोरी क्या है। अच्छा। नॉट सिर्फ आपकी पेन को नहीं खत्म करना, उसने देखना है कि ये शुरू क्यों हुई है, इसके पीछे काज क्या है, उसकी उसने असेसमेंट करनी है, उसको डायग्नोज करना है, फिर उसकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन प्लान करनी है। और एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, ये एक आर्ट है कि आप एक एक मसल को समझते हो, आप उसकी नर्व सप्लाई को समझते हो, आप उसके एक्शन को समझते हो और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको करें। इसमें इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अच्छा। हम इसको इमीडिएटली समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये इमीडिएटली भी रिलीफ करता है। दुनिया में MBBS और BDS के बाद ये अब सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फील्ड है ना, वो फिजिकल थेरेपी जो है वो माना जाता है। और इसकी इतनी डिमांड है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में 9/11 से पहले इट्स कंसीडर अ ग्रीन कार्ड फॉर द अमेरिका, ये डिग्री को। तो अब पाकिस्तान में इतनी इसकी आगे स्पेशलिटीज़ आ गई हैं
और अभी अवेयरनेस इतनी जनरेट होगी। अब खुद देखें कि ये 1956 से पाकिस्तान में शुरू हुआ एज ए डिप्लोमा प्रोग्राम, देन इट कन्वर्टेड इनटू 3 years, देन 4 years, देन इट बिकम अ 5 years डॉक्टर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम। और फिर 1996 में वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी है, उन्होंने ये वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी जो डे है बेसिकली उन्होंने ये एक शुरू किया कि एक इस प्रोफेशन के साथ हम सॉलिडेरिटी और इसके साथ एक यूनिटी के तौर पर इसको मनाया जाए। तो उसके लिए अब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें कि आज का जो मोटो है 2022 का जो इसका है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस केयर। मतलब इस साल का जो है उनका ये है कि 2022 में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही केयर करेंगे। अच्छा। और ये इस पे जो मिथ्स बनी हुई हैं फीमेल्स में कैसे डेवलप होती है, कैसे इसका इलाज किया जाता है, तो ये जो 2022 है ना, ये वाला साल उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस को दिया है इस दफा। ठीक है, तो किस तरह इससे बचा जा सकता है? मतलब अगर हम हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम्स की बात करें, मसल्स के प्रॉब्लम्स की बात करें, तो मर्द हो यहाँ पे ख़वातीन हो, दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि रेशो जो है औरतों की ज़्यादा होती है। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है इस तरह के प्रॉब्लम से? मैडम ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली अगर इसकी आपको अलामात कुछ ज़ाहिर होती हैं, पहले आपको जॉइंट्स में, बिग जॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल नी है, हिप है, इन जॉइंट्स में आपको जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको कोई 30 मिनट के लिए ना स्टिफनेस फील होती है विद पेन, और फिर जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, फिर आपको चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक भी हो जाती है। अगर तो ये ग्रेड 1-2 में है तो आपको फिर कंजर्वेटिव और इवन ग्रेड 3 तक भी आप फिजिकल थेरेपी से ये कवर अप हो जाती है। देखें पेन के लिए तो आप यूजुअली हम फ़ौरन ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कहते हैं कि दवाई ले लें। दवाई लेने की बजाय अगर आप अपने फिजिकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपकी असेसमेंट करे, आपके जॉइंट की हालत देखे, इस जॉइंट के अंदर कार्टिलेज की क्या हालत है उसके, और फिर अगर वो एक्सरे करवा के देख लें कि ये किस स्टेज पे है, जॉइंट की इरोजन तो नहीं हुई बहुत ज़्यादा हड्डियों की। और फिर ये एज फैक्टर भी है। वोमेंस में यूजुअली आफ्टर 40 फ़ौरन से एग्रीवेट कर जाता है, 40 के बाद मीनोपास शुरू हो जाता है ख़वातीन को, तो उसकी वजह से जो उनके हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना ये बड़ी स्पीड अप से शुरू होता है। लेकिन उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि उसके लिए प्रॉपर जब असेसमेंट हो जाए तो फिर उसको साथ लेके चलें कि आपने वॉक करनी है, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, उसमें कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है, आपने अपनी एक्सरसाइज प्लान करनी है, आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, आपने लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज करनी है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप साथ लेके चलेंगे तो फिर आपको इससे काफ़ी इसमें आपको फंक्शनल लिविंग रिलीफ मिल जाएगा। और इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर ग्रेड 1-2 में है ना तो बहुत ज़्यादा इसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो आप फिजिकल थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं? फिजिकल थेरेपी अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ आप कंसल्ट करें तो वो आपको कुछ एक्सरसाइजेज इसमें ही होता है, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आपको फॉर एग्जांपल अगर नी में हुआ है तो जो ऊपर वाले मसल्स हैं, नीचे वाले मसल्स हैं, जो इसके अंदर लिगामेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज आपको प्रेस्क्राइब की जाएंगी, वो आप करें तो उससे आपको जब मसल स्ट्रेंथनिंग होगी तो आपकी ये जो पेन और ये स्टिफनेस है इसमें आपको फिर फ़ायदा हो जाएगा, कमी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब जो लोग खुद से ही एक्सरसाइज वगैरह या इस तरह की चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा हमें कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो खुद ही से प्रिस्क्राइब खुद को ही कर लेते हैं, मैडम वो नुकसानदेह साबित हो सकती है उनके मसल्स के लिए, उनकी हड्डियों के लिए? मैडम ये ऐसे ही है, समझ लेंगे जिस तरह सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदेह हो सकती है ना, इसी तरीके से सेल्फ एक्सरसाइजेस वीडियोस देख के एक्सरसाइज कर लेना जो है ना ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इसमें देखें आपका कोई मसल क्रैम्प हो सकता है, वो उसका टीयर हो सकता है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, वो इस वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इवन मेरे पास कभी पेशेंट आते हैं ना तो कहते हैं जी हमने एक्सरसाइज वीडियो देख के की है, अब हमारी कमर में ज़्यादा दर्द निकल आया है, घुटने में ज़्यादा दर्द निकल आया है। तो वो उस वजह से जिस तरह खुद मेडिकेशन आप नहीं ले सकते, इसी तरीके से एक्सरसाइज भी आपको एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके पहले कंसल्ट करें, फिर ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना ये करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद बाबर साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और आज जनाब आलमी दिन मनाया जा रहा है फिजियोथेरेपी के हवाले से, उस पर मैंने बात की कि इसकी अहमियत और अफादियत क्या है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज उससे मुमकिन बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, बल्कि इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए तालीम और तरबियत के हवाले से, तो तालीम और तरबियत किसी भी कौम की तरक्की और कामयाबी की कुंजी समझी जाती है और इस बात से भी इख्तलाफ मुमकिन नहीं है कि उसका ताल्लुक लिटरेसी रेट से तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इससे भी है कि हुकूमत और अवाम की तरजीहात में तालीम की कितनी अहमियत है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन की फराहमी हर इंसान का बुनियादी हक समझा जाता है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्कि फर्ज है कि वो ये हक मुफ्त फराहम करे। पाकिस्तान में राइज निज़ाम तालीम की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है, हम सब जानते हैं उसकी क्या हालत है। आज़ादी के 75 साल बाद भी लिटरेसी रेट 60% से नहीं बढ़ सका है आज तक, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक में अगर देखें ना तो लिटरेसी रेट 98% तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान में नाखवानदगी इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है जितनी बताई जाती है। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्कूल में दाखिला नहीं लेती है, स्कूल से बाहर है, और उससे ज्यादा तादाद उन बच्चों की है जो अपना तालीमी सिलसिला जारी नहीं रख सकते हैं, यानी कि स्कूल या कॉलेज या अपना तालीमी सिलसिला अधूरा ही छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है दुनिया भर में लिटरेसी रेट को बढ़ाने की अहमियत पर जोर देना। तो पाकिस्तान में इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी साहब, हैं चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के और डायरेक्टर हैं करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर और पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, लिटरेसी रेट आप देखते हैं 75 साल बाद भी हमारा 60% से ऊपर नहीं गया है। क्या वजह आपको सबसे ज़्यादा लगती है कि हम लोग अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके चैनल को कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर प्रोग्राम किया और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। जो आपका सवाल है कि अब तक क्यों नहीं हुआ, हाँ जी। तो उसका अगर वन लाइन में जवाब दिया जाए तो हमारी प्रायोरिटी शायद एजुकेशन नहीं रही, और उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर ये है कि हमारे जितने भी हमारे एजुकेशन प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, और उसके अंदर जो आप जीडीपी का पोर्शन जो एलोकेट करते हैं फॉर एजुकेशन, वो 2.5-2.6 से ऊपर नहीं गया। अच्छा। जबकि जो बेंचमार्क है वो मिनिमम 4% ऑफ जीडीपी है। तो जब आप वो कहते हैं मनी मेक्स अ प्लान, वेयर देयर इज नो मनी देयर इज नो प्लान, तो आपकी ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जितनी भी हुकूमतें आई तो उनकी का ये प्रायोरिटी एरिया नहीं रही। उन्होंने अपनी तो कोशिश की, अच्छा। एफर्ट की इनको बेहतर करने की लिटरेसी को, लेकिन अब चूँकि उन्होंने उसके लिए मनी एलोकेट नहीं किया प्रॉपर, और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये उनका प्रायोरिटी एरिया नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात है जिसकी तरफ आपने मुझे इशारा किया कि हमारे यहाँ जो स्कूलों की हालत, तो आप बेशुमार प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको पता ही है कैसी है, और हमारे यहाँ एनरोलमेंट रेट जो है ये पाकिस्तान उन चंद ममालिक में होगा जहाँ पर एनरोलमेंट रेट इतनी कम है। और इससे भी जो खौफनाक बात है कि हमारे ऑलमोस्ट जो 6 मिलियन से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है। अच्छा, फिर ये है कि प्राइमरी सतह तक अगर हम बच्चे को एनरोल करते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे जितने हम एनरोल करते हैं, एक तो हमारी एनरोलमेंट रेट बहुत कम है, जितने हम एनरोल करते हैं उसमें से आधे प्राइमरी सतह को मुकम्मल किए बगैर छोड़ देते हैं। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, इस पे हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अंदर रिसर्च भी करवाई। अच्छा। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह जो है वो टीचर्स का रवैया है। अच्छा। और टीचर्स का सख्त रवैया, बाकी जो वजूहात वो अपनी जगह पर है कि लोगों के अंदर पॉवर्टी है, स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह वो टीचर्स का रवैया। अच्छा, वो टीचर्स का रवैया कैसे बेहतर होगा? वो टीचर एजुकेशन से बेहतर होगा।
तो हमारे यहाँ एक और अनफॉर्चुनेट बात यह है, वो इस तरह भी बेहतर होगा कि टीचर्स को अगर उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे, उन्हें जो उनकी सहूलियात हैं वो पूरी की जाएंगी, तो फिर भी मेरे ख्याल से होगा। मेरा ख्याल ये है कि सहूलियात का हम रोना ज़्यादा रोते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ देखें, हुकूमतों ने एक सिस्टम देना होता है। अभी तक हम ये नहीं तय कर पाए कि जो टीचर एजुकेशन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। वो 4 साल होनी चाहिए, वो 2 साल होनी चाहिए, वो 1 साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम फैसला नहीं कर सके। अच्छा। अभी हमारे यहाँ पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं। 4 years का भी चल रहा है जिसको हम ऑनर्स प्रोग्राम कहते हैं, वो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। 2 years का भी प्रोग्राम जिसको हम एमए एजुकेशन या एमएड कहते हैं, 1+1 का। तो ये अभी तक हम एक स्टैंडर्डाइज टीचर एजुकेशन का सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस करवा सके 75 सालों में, 75 सालों के अंदर। और कम से कम हम दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो 12+4 का मॉडल है, यानी कि 12 साल की स्कूलिंग के बाद अगर आपने टीचर बनना है, अच्छा, तो आपको 4 साल की एजुकेशन लेनी है। ठीक है। और 4 साल की एजुकेशन के बाद आपने बच्चों को हैंडल, उनको एजुकेट करने के काबिल होना है। तो अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए। हमारा तो यहाँ पे ही होता है कि किसी को जॉब नहीं मिल रही होती तो कहते हैं चलो हम पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी ये है कि जहाँ तक सहूलियात का मामला है वो आप हमसे बेहतर समझते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसकी बाउंड्रीज नहीं है, बहुत सारे हैं जिसमें पीने का साफ पानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर वॉशरूम नहीं है। तो ये तो इश्यूज हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अरसा दराज से हमारे यहाँ जो है वो नए स्कूल नहीं बने, और जो बने हैं उनके अंदर एक्सपेंशन नहीं हुई, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसके अंदर जो अब हमें करना क्या होगा, ये तो इश्यूज हम डिस्कस करते रहते हैं गवर्नमेंट लेवल पर, अच्छा, प्राइवेट लेवल पर और पर्सनल लेवल पर। लिटरेसी के लिए हमारे यहाँ जैसे लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक पूरा डिपार्टमेंट है और उनकी एक सेक्रेटरी हैं, और वो पूरा डिपार्टमेंट लिटरेसी ही को फोकस करता है। लेकिन काम तो हमने नहीं देखा सर उनका करते हुए कोई भी। देखिए, वो काम अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप कह लें कि जितना काम उनको करना है, जितना बड़ा इशू है उतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा। उतना ज़्यादा उनके पास वसाइल या रिसोर्सेज नहीं है ताकि वो इतने बड़े चैलेंज को वो अकेले मीट कर सके। लेकिन थोड़ा बहुत तो इनपुट होना चाहिए ना उस डिपार्टमेंट का, कि हमें नजर आए कि नई नई कोई पॉलिसीज आ रही है लिटरेसी रेट को कम करने के हवाले से, कि हमारी जो ये 60% से आगे जा ही नहीं पा रही, उसको हम लोग कर सके। उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ने, कि उन्होंने छोटे छोटे सेंटर्स बनाए हैं घरों के अंदर। अच्छा। और उनमें उन्होंने टीचर्स अपॉइंट किए हैं जो उस महल्ले के अंदर रहते हैं, और उनको वो लिटरेसी के टारगेट्स दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर्स उन्होंने, तहसील लिटरेसी ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं। वो अपने, देखिए, अकेले गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती। इसमें गवर्नमेंट, इसमें प्राइवेट सेक्टर, इसमें एनजीओ, और मैं समझता हूँ कि लिटरेसी के लिए ये हर शख्स की ऑब्लिगेशन है। मैं समझता हूँ कि जैसे हर घर में कोई ना कोई मेड काम करती है और उसमें अक्सर बच्चे भी होते हैं। तो अगर हम हर शख्स अपने ज़िम्मे ले ले कि मैंने किसी 1 या 2 या 3 लोगों को बेसिक चीज़ें बतानी हैं, जो लिटरेसी की बेसिक डेफिनेशन बतानी है, तो मेरा ख्याल ये है कि हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं, आप उनका कितना इनपुट समझते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को इस साइड पर लेकर आना चाहिए? अब बड़ा दौर जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब हम वो पुराने तरीक़ों से, पुरानी चीज़ों से नहीं चल सकते, उसके साथ ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। हमें आगे निकलना है, टेक्नोलॉजी को सीखना है, नए दौर के साथ हमें चलना है। ये बड़ा अहम सवाल है, और ये जहाँ सवाल है ये बड़ा चैलेंज भी है। दुनिया जो है वो डिजिटल लिटरेसी की तरफ जा रही है, और अभी तक हम वहीं पर फंसे हुए हैं कि जो नाम लिख सके, जो अखबार पढ़ सके और साइन कर सके।
तो इसमें पेरेंट्स का तो बहुत ही कलीदी किरदार है। अच्छा। चंद साल पहले हमने करियर काउंसलिंग के हवाले से हमने स्टडी करवाई कि पेरेंट्स का क्या रोल है करियर ऑप्ट करने में। अच्छा। तो मोर देन 65% पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा टीचर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इधर जाएगा। पेरेंट्स अपने विल और विश के ऊपर बच्चे को फोर्स करते हैं विदाउट नोइंग कि बच्चे के अंदर वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, वो इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात ये है कि हमारी चूँकि ज़्यादा बहुत सारी आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो पेरेंट्स को ये बताने की ज़रूरत है, कन्विंस करने की ज़रूरत है कि बच्चा जो है वो अगर आप उसको किसी काम पर भेजेंगे तो काम वो मैं आमतौर पर गरीब घराने हैं वो कहते हैं कि बच्चा जाए वो 200-400 रुपये कमा कर लेकर आए तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा अगर डिजिटल लिटरेसी में होगा या उसको बेसिक एजुकेशन होगी तो उनकी इनकम में वो 400-500 की बजाय वो ज़्यादा का इजाफा कर सकता है। ऐसे ही है। उसको इकोनॉमी के साथ लिंक किया जाए तो तब वो पेरेंट्स कन्विंस होंगे, या साथ उनको थोड़े से इंसेंटिव भी दिए जाएं। तीसरा ये कि कुछ लॉज बने भी हुए हैं और उन लॉज को इम्प्लीमेंट भी किया जाए कि जिसमें चाइल्ड लेबर पे लॉज हैं, छोटे बच्चों को आप वो मजदूरी पे नहीं भेज सकते, तो दे शुड सेंड टू स्कूल्स और उस पर रेगुलेटरी हमारी बॉडीज जो हैं उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूल में भेजा जाए। लेकिन फिर वो पेरेंट्स का जवाब भी तो सही है ना सर कि गुर्बत इतनी है, हम बच्चों की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह हम स्कूल भेजेंगे? देखिए स्कूल एजुकेशन जैसे आपको पता है कि वो गवर्नमेंट लेवल पर तो फ्री है, तो उसके लिए तो इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को एम्पावर करें। अच्छा। उन स्कूलों को इतना अच्छा करें कि ताकि पेरेंट्स के लिए वो अट्रैक्टिव हो। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह आपके एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, न्यूज़ के चैनल हैं, इस तरह एजुकेशन के चैनल्स को स्टार्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पर सिर्फ एजुकेशन के प्रोग्राम्स हों और थ्रू आउट वो चलते रहें और उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाए, पेरेंट्स के कंसर्न को सुना जाए और उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमने पिछले कोरोना में देखा कि बहुत सारे बच्चे तब भी स्कूल छोड़ कर गए हैं, बहुत से स्कूल्स भी बंद हुए कोरोना के दौरान और आधी तादाद तो मेरे ख्याल से स्कूल छोड़ के चली गई थी बच्चों की, फीसेस नहीं दे पा रहे थे और बाकी सारे एक्सपेंसेस। तो उन बच्चों में जो 6 मिलियन हम अभी ऑलरेडी बात कर रहे हैं उनमें इजाफा ही होता जाएगा आने वाले दिनों में इन फ्यूचर, तो उसको किस तरह कैटर किया जा सकता है, उस कम से कम किस तरह मीट किया जा सकता है इस चीज़ को? देखिए इसके लिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें तो ये जितना बड़ा इशू है और जितना हम इसको लाइट ले रहे हैं अब तक, हमें एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करनी चाहिए और उस एजुकेशन एमरजेंसी के अंदर इसको प्रायोरिटी एरिया बनाना चाहिए और उसके अंदर जीडीपी का एक बड़ा पोर्शन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जितना बड़ा इशू है ये 14-15% ऑफ द जीडीपी इसके लिए एलोकेट करना चाहिए ताकि एक दफ़ा वार बेसिस के ऊपर हम ये जो जिस तरह फ्लड आता है ना तो आप बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े वो चीज़ें वो तोड़ देती हैं और आपको मैयर्स लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैयर लेके एक दफ़ा आपको चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी। अच्छा। तो जब तक अगर हम वो नहीं करते हैं, हम कॉस्मेटिक चेंजेस से ये मसला हल नहीं होगा, 75 सालों में नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। क्या फिर गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल नहीं होता कि हमने तालीमी निज़ाम ये तो मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट की तरजीहात के अंदर एजुकेशन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। जितना बड़ा प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के अंदर ये नहीं है और उसका इंडिकेटर जैसे मैंने बताया कि जीडीपी का पोर्शन है जो एलोकेट होता है और अब जो है वो मेरा ख्याल 2% से भी कम आ गया हुआ है। इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देने होंगे।
हमने एजुकेशन को भी ना एक्सपेरिमेंटेशन का एक जरिया बना लिया हुआ है कि हम समझते हैं कि कभी नई रोशनी स्कूल और कभी पायलट स्कूल और कभी फ्लां स्कूल, कभी इस तरह की दुनिया में हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स मौजूद हैं और हमें अपना इंडिजिनस मॉडल बनाना चाहिए। अच्छा। और उस इंडिजिनस मॉडल्स के अंदर हमें अपने जो कोर इश्यूज हैं, जिस तरह ड्रॉप आउट रेट है, उसको एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए हमें टीचर्स को एजुकेट करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। इस तरह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को इंसेंटिव देना चाहिए कि वो स्कूल के अंदर उनको हम लेकर आएँ, उनको फ्री बुक्स वगैरह दें, इंसेंटिव दें। जहाँ पे फ्री बुक्स मिल भी रही होती हैं, ऐलान किया जाता है, वहाँ पर बुक्स का इजरा भी नहीं किया जाता। ये भी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम देखें, इन प्रॉब्लम्स को तो एड्रेस करने से ही एड्रेस होंगे। प्रॉब्लम तो होंगे, जो भी कोई इशू को अब आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम तो होते हैं, तो उसको साथ साथ ये हमारे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और जो ये फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटर्स की कि उनको इम्प्लीमेंट करे और जहाँ जहाँ कोई लैकूनास है उसको एड्रेस करे। लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई हैं, आपको नजर आती हैं कि वो इस तरह की जाके पूरा डिपार्टमेंट है हमारा। आपका देखिए हमारा पूरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका सेक्रेटरी है। इस तरह आपका सारे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, आपके असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, और ये पूरी टीमें मौजूद हैं उसमें। लेकिन सर टीमें मौजूद हैं, पूरा महकमा है, लेकिन अगर वो काम ही नहीं करेगा उस तरह जिस तरह हमें करना चाहिए, इकदाम उठाने की ज़रूरत है, तो हम उसका क्या फ़ायदा फिर हमें? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ रहे हैं, दूसरी साइड्स पे जा रहे हैं, तो पीछे बड़ी थोड़ी तादाद रह जाती है जिनको हम टेकअप कर सकते हैं, और वो फिर आटे में नमक के बराबर है, वो फिर तरक्की की राह पर हम गामजन नहीं हो सकते। इस तरह जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बहुत बड़ी तादाद है। अब देखें 6 बिलियन से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, और हमें शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये हमारे पास, अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए और कि डिजिटल लिटरेसी की तरफ इनको हम अगर लेकर आएँ, तो ये हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जैसे हमारा फ्रीलांसिंग से हाँ जी 1 से 1.5 बिलियन हम अर्न करते अब तक कर रहे हैं, जबकि इंडिया जो है वीज़ा हमारे यहाँ वो 50 मिलियन से ज़्यादा, 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वो अर्न कर रहा है इसमें। तो इसके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है। अब एक बच्चे के अंदर कोई भी स्किल है, उसको आप उसके स्किल को इतना उसको छोटा सा शॉर्ट कोर्स करके सिखा दें कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने स्किल सेट को कैसे सेल कर सकता है, तो हमें उसकी तरफ लाने की भी ज़रूरत है। उसके साथ बेस्ड एजुकेशन अब करवानी चाहिए। और वो हमें जो इलिटरेट बच्चे हैं, हाँ जी, उनको स्कूल में लाने के लिए, जिस तरह मैंने कहा, हमें पेरेंट्स को भी कन्विंस करना होगा, और उसके लिए मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। और उसके लिए जिस तरह मैंने कहा, हमें उनको इंसेंटिव्स भी देने होंगे, और एजुकेशन चैनल्स जो है खोलने होंगे, और जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोग्राम्स, ताकि प्राइम टाइम के अंदर, ताकि वो पेरेंट्स उसको देख भी सकें। नहीं सर, मेरे ख्याल से मीडिया तो अपना जो किरदार है वो अदा कर रहा होता है। हम लोग भी अपने तौर पर जितना लोगों तक आगाही पहुंचा सकते हैं कि तालीम कितनी एक ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, कि हम लोगों ने अगर तालीम याफ्ता होंगे तभी हमारा पाकिस्तान, हम लोग तरक्की कर पाएंगे, वरना हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। जैसे ऑलरेडी हम बहुत से ममालिक से पीछे हैं, दुनिया से पीछे हैं हम लोग, तो ये आगे और 75 साल फिर हम इसी तरह खड़े रहेंगे जहाँ पर हम हैं। नहीं, हमें इतना ज़्यादा पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जिस तरह आपने देखा कि डिजिटाइजेशन हुई और दुनिया के अंदर जितनी स्पिनिंग हुई और अवेयरनेस आई, तो उसमें हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट सेक्टर पर
NGOs अपना रोल प्ले करें और पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें और एज ए मीडिया अपना रोल, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे अपना अपना रोल प्ले करें। वो सारे अपना रोल प्ले करेंगे क्योंकि सबका कॉमन इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो हमें इतना पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज हम लोग हमारी हुकूमत देगी तभी मुमकिन हो पाएगी। ऑब्वियसली इसमें हुकूमत का बुनियादी किरदार है ऐसे ही, और हुकूमत के साथ मिलके हम लोगों का भी इंडिविजुअली भी हमें बहुत सारे इकदाम उठाने की ज़रूरत है उनके साथ मिलके। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस हवाले से हमने बात की है कि शरह ख्वानदगी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब जो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, अवाम महंगाई के कम होने की खबर को तरस गई है कि कब हमें ये खबर मिले कि बिजली की कीमतें आए रोज होश उड़ाने लगी हैं हम सबके। लाहौरियों समेत सारे पाकिस्तानियों को नेपरा की जानिब से एक और खुशखबरी दी गई है कि बिजली महंगी होने के झटके बार बार दिए जाने का जो सिलसिला है ना वो जारी है। बिजली एक मरतबा फिर से 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है, और माहाना के साथ साथ समाही फ्यूल एडजस्टमेंट का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और नेपरा के फैसले के मुताबिक अक्टूबर से 3 माह के लिए बिजली का फी यूनिट 3 रुपए 39 पैसे महंगा होगा, और बिजली सार्फिन जो है वो 3 माह में तकरीबन 95 अरब रुपए इजाफी अदा करेंगे। और नेपरा के पास इस इजाफे की दरखास्त चंद हफ्तों से ज़ेर समाअत थी, जिसका फैसला ले दिया गया है। जनवरी में समाही एडजस्टमेंट का दोबारा जायजा लिया जाएगा, और बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नाफिज करने का जो मामला है अदालत में ज़ेर गौर है, जिसके हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो अदालत की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों के लिए फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी कर दी गई है। तो ये सारा मामला है क्या? शहबाज हुकूमत क्यों आवाम की चीखों पर चीखें निकलवा रही है? रिलीफ कहाँ से हमें मिलेगा? इस पर आज हम बात करने की कोशिश करते हैं जनाब के रिलीफ हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। फहद अमीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। फहद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं बहुत ही ठीक हूँ। और जितने ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना, इन्होंने हम सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। मतलब क्या करना क्या चाहती है शहबाज हुकूमत हमारे साथ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिजली जो है वो बुनियादी ज़रूरत है हर घर की इस वक्त। इसके बगैर आप जिंदगी का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कोई देहात हो, कोई शहर हो, कोई जो भी इलाका हो, वहाँ पर बिजली अहम ज़रूरत है। ठीक है जी, और इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, मुसलसल। कोई एक महीना भी ऐसा नहीं गया, एक महीना ऐसा नहीं गुजरा। बेसिकली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है कि वो जो बिजली की पैदावार में जो ज़्यादा लागत आ जाती है, वो जो एक बेस टैरिफ जो है वो हुकूमत से बिजली की जो बनाने वाली कंपनी है उन्होंने मुकर्रर किया होता है। उससे जब ज़्यादा होता है तो फिर वो हुकूमत को कहती है जनाब ये हमारा इतना है। और ये कम भी होता था। अच्छा, पिछले सालों में कभी ये कम भी होता था कि आवाम को इससे रिलीफ भी मिलता होता था। मगर अब तो मुसलसल जो है वो इससे तकलीफ ही मिल रही है, रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसी है। तो अब जुलाई का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर आने को तैयार है। 3 रुपए 34 पैसे बेस टैरिफ आपका बढ़ चुका है। 7 रुपए 90 पैसे जो है वो बेस टैरिफ था जो बढ़ाना था, उन्होंने 3 माह में बढ़ाना था। अच्छा, ठीक है, वो बढ़ चुका है। स्लैब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और इस वक्त बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि एक आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। ठीक है, जिस शख्स के 600-650 यूनिट जो है वो पिछले माह चले हैं, उसको तकरीबन जो है वो 42 से 46 रुपए का फी यूनिट बिजली जो है वो उसको पड़ी है। यानी कि 25 रुपया तो उसका बेस टैरिफ है। उसके बाद 10 रुपये आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ गया, 25 और 10 35 रुपये। उसके बाद आपका क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट आ गया। उसके बाद आपके दीगर टैक्सेस आ गए। तो ये सारे मिला के कमो बेस जो है वो 46 से 47 रुपये
जो है वो फी यूनिट बिजली का उसे कास्ट हुआ है। जो एक गरीब बंदा 600 यूनिट देखे, जून जुलाई अगस्त ये वो महीने हैं जिसमें ये हो ही नहीं सकता कि आप 300-350 यूनिट तक रह सकें। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। जिस घर में 2 पंखे हैं, एक फैमिली छोटी फैमिली लगा ले, 2-3 बच्चे जो है वो मियाँ बीवी, और उस घर में 2 पंखे तो चलेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही 2 पंखे चलेंगे। एसी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एसी वैसे बेचारे नॉर्मली होता नहीं है गरीब बंदों के घरों में। बड़ी मेहनत करके मजदूरियां करके अपने पैसे जोड़ के एक एसी अगर लगवा भी लेंगे ना तो फिर वो सिर्फ एसी लगा हुआ देख सकते हैं, चला नहीं सकते, क्योंकि वो ये सिस्टम ही नहीं है इस वक्त। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें अगर 2 पंखे होंगे, साथ इस्त्री भी होगी और एक पानी वाली मोटर होगी, वॉशिंग मशीन होगी, कुछ जो है माना और टीवी होगा, कुछ है, बाकी चीजें होती हैं जो घर की चल रही होती है। ये सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको एक पोर्शन का बता रहा हूँ, 3 मरले के एक पोर्शन का बता रहा हूँ कि उसमें भी आपके कम से कम 600 यूनिट सर्फ हो जाएंगे। ठीक है, इस अगर यही चीजें होंगी तो ठीक है ना। एसी नहीं होगा उसके बावजूद। अच्छा, अगर एसी चल गया तो फिर 100 यूनिट 150 यूनिट आप और लगा लें, उसका 700-750 यूनिट मौसम गर्मा में, जून जुलाई अगस्त, खास तौर पर अगस्त, जुलाई और अगस्त में, क्योंकि मई जून में तो गर्मी होती है शिद्दत वाली, वो आप पंखे के नीचे गुजारा कर सकते हैं, बाहर तपश होती है ज्यादा। जुलाई अगस्त में आप पंखे के नीचे भी गुजारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, हबस, बड़े बुरे हालात हो जाते हैं, तो इसलिए एसी लाजमो मलजूम हो जाता है। अच्छा, एक तो ये चल गया। अब जिसने बंदे ने बेचारे ने 650 यूनिट चला लेना है, उसको बिल कास्ट आना है 46 रुपए के हिसाब से यूनिट, उसका आना है 30,000 रुपये बिल। हाँ जी। अब एक बंदा है, उसकी आमदन ही 25,000 रुपये है, कम से कम सैलरी तो आप वही लगाए ना, कम से कम तो 25,000 रुपये है, जो कई जगहों पे वो भी बेचारों को मिलती। कई जगहों पे ऐसा है, जो फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे जो है वो दुकानें जहाँ पर लोग काम करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, आप शाल में मार्केट चले जाएँ, वहाँ पे जो मजदूरी करते हैं लोग, उनकी तो 25,000 रुपये तनख्वाह भी नहीं है। ठीक है ना, वो तो 15-20 जो है ना वो 1,000 रुपये महीने का कमाने वाले लोग हैं। अगर उनके घरों में भी आप 25 रुपये या 30 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली उनको देंगे तो वो कैसे गुजारा करेंगे। देखें, ज़्यादातर लोगों के घर किराए के हैं, जो मजदूर तबका है ना, उनमें से ज़्यादातर लोग किराए पे रहते हैं। ठीक है, इस वक्त जो सबसे बुरी हालत है ना वो मिडिल क्लास की है। एक तो मिडिल क्लास की, एक अपर मिडिल क्लास की। जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसने तो बेचारे ने जो है ना वो कहीं ना कहीं से गुजारा कर ही लेना, करता है, वो उसकी उतनी वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक पंखा चलो चल गया, वो 200 यूनिट इस्तेमाल कर लिया, 100 यूनिट इस्तेमाल कर लिया। अब जो थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाता है, ठीक है, जिसकी मजबूरी है, बच्चे हैं, ठीक है ना, मजबूरी है, उसने 2-3 पंखे चलाने हैं घर में, कोई मेहमान भी आ जाना, कुछ ऐसा मामला भी हो जाना, कोई फंक्शन भी हो जाना, उसके 600 यूनिट से ऊपर चलने ही चलने हैं। ठीक है ना, तो जब उसके 600 यूनिट से ऊपर चलने हैं तो बिजली महंगी हो जानी है। अब आगे ये तो गुजर गया महीना जून का, सही, ठीक है जी, जिसके बिल हमें आए हैं अगस्त में। ठीक है, ये अगस्त के जो बिल थे ये जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आ जाए अब जुलाई की तरफ। अच्छा, अब जो जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नेपरा ने मुकर्रर की है वो 4 रुपये 34 पैसे। अच्छा, हाँ जी, एक तो बेस टैरिफ में इजाफा हो गया, दूसरा 4 रुपये 34 पैसे ये इजाफा हो गया, और तीसरा 90 पैसे बेस टैरिफ का एक और इजाफा सामने पड़ा हुआ। ओके, वो इस दफा लग के आना है। ठीक है ना, यानी कि तकरीबन को 5.5 रुपए आप बिजली मजीद ये महंगी हो जाएगी। अगले महीने की बात अगले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जो सितंबर में जो है ना खुशखबरी नहीं देके जा रहे आप। नहीं, खुशखबरी नहीं है ही नहीं, है ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सिरे से खुशखबरी नहीं है। सितंबर में जो बिल आने हैं, ठीक है, वो उनका अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ कि उसमें से निकालने हैं या नहीं निकालने हैं, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान किया गया था ये जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी। ओके, जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अभी शामिल नहीं हुई, क्योंकि अभी बिल आने हैं सितंबर के, तो उनमें शामिल होनी है वो। ठीक है ना, अब आप एक और चीज़ देखें, अक्टूबर में आपने 3 रुपये 39 पैसे अभी से लगा दिए हैं, अक्टूबर में ये भी लगने हैं समाही। हर बिल में आप कोई भी बिल पकड़े, इसके ऊपर आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, हर माह लग रहा है, वो हर माह ही क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट लगा के भिजवा देते हैं। ठीक है ना, गुज़िश्ता 2 माह से तो हर माह लग रहा है, 2-3 माह से, इस दफ़ा फिर आ जाएगा क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट। अब टैक्सेस आप देखें, टीवी फीस,
ई ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हैं, ठीक है, जीएसटी, घर वालों को भी जीएसटी, ठीक है जी। उसके बाद फ्यूल प्राइस कहीं से एडजस्टमेंट, कुछ नहीं छोड़ना हमने। हाँ जी, आई टैक्स, ठीक हाँ। है। उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में आ जाएं आप, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जीएसटी, ठीक है। जीएसटी दो जगह पे लगे हुए हैं, एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी जीएसटी लगा है, अच्छा, और एक आम टैक्सेस में भी जीएसटी लगा है। टीवी फीस 30 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, वो किधर का क्या, वो किसको जाती है, किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से जो है ना टैक्सेस लगाई जा टैक्सेस रही लगाए है। जाते हैं। दूसरा रिलीफ दिया गया था वजीर आजम की तरफ से 300 यूनिट वालों को। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो जून के जो यूनिट्स चले थे, जून में जिन्होंने 300 यूनिट चलाए थे, उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उनकी क्लियर की गई है, और वो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की गई है। अच्छा, यहाँ पे आगे हुकूमत ने एक और जो है ना वो पावर डिवीजन ने एक और गेम खेली है वहाँ के साथ, वो मैं बताता हूँ आपको क्या खेली। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वो होता है जो पूरा साल 200 से नीचे रहे, 100 बेसिकली 100 एट प्रोटेक्टेड का ना, अच्छा, 100 से नीचे रहे, 100 से ऊपर उसके यूनिट ना चले हों, अच्छा, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, ठीक है जी। उसका रेट होता है बहुत कम, 5 रुपए, 5.5 रुपए, 6 रुपए फी यूनिट के हिसाब से उसे चार्ज किया जाता है। अच्छा, जो लाइफ लाइन कंज्यूमर होता है वो 50 से नीचे का होता है, जिसके साथ 6 माह तक 50 यूनिट जो है ना वो चला रहा है, वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से उसको इस्तिस्ना होता है। ओके, ठीक है। वो जब नेपरा फैसला करती है उसमें लिखा होता है जी कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन जो लाइफ लाइन है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने ये किया कि यार जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं उनको 3 रुपये 99 रुपये के हिसाब से, 99 पैसे के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उनके बिलों में शामिल की जा रही है। अच्छा, क्योंकि उनका बेस टैरिफ कम है, इसलिए ये टैरिफ शामिल करके, ये एडजस्टमेंट शामिल करके उनका टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, वो उनको वैसे ही इस्तिस्ना था, उनको पूरी माफी नहीं है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की। हाँ, जिस कंज्यूमर ने सिर्फ जून में 300 यूनिट इस्तेमाल किए, या आगे पीछे 200, 300, 400 इस्तेमाल करता है, जून में 300 इस्तेमाल कर लिए, सिर्फ उस सार्फ के लिए 300 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्लियर की गई है। बाकी तमाम सार्फिन ने देनी, जिसके 301 यूनिट है उसने भी अदा करनी है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसकी भी आनी है। हाँ जी, जिसके 304 यूनिट है उसके भी आनी है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये सिर्फ 300 यूनिट जो वज़ीर आज़म का ऐलान था उसके मुताबिक उन्होंने। लेकिन ये तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जिनकी बिल्कुल ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम कर दी गई है, खत्म की गई है 300 वालों को, उनको आगे लगकर आ जाए किसी बिल में? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये आगे लग के आएगी नहीं, जो ख़त्म हो गई है वो ख़त्म हो गई है हुकूमत की तरफ से। मगर वो अभी थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रही थी कि वो कुछ लोग जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे इतने यूनिट थे, हमने फिर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम करवा ली। अच्छा, वो उनको नहीं है इस चीज़ का अंदाज़ा कि उन्होंने किस्तें करके दी हैं उसकी। अच्छा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की 2 किस्तें कर दी उन्होंने। अच्छा, एक किस्त उन्होंने दे दी, एक किस्त अब उनको पता ही नहीं, सारफ को पता ही नहीं कि मेरी किस्तें हुई हैं। अच्छा, अगले माह वो किस्त भी 7 लाख की आनी है। अच्छा, हाँ जी, अब ये 4 रुपये 34 पैसे जो जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ना, इसके साथ वो जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो 2 किस्तें हुई थी वो एक किस्त लग के आएगी, वो उसकी एक इंस्टॉलमेंट उसके साथ जो है वो ऐड है। और फिर लोग जो है वो शोर मचाएंगे कि और ज्यादा महंगी होगी। हाँ। और ज्यादा महंगी हो गई है, बिजली तो महंगी हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं भी एक जो है वो बिल मेरे पास एक आया था। अच्छा, एक सारफ ये हमारा सर बिल बड़ा ज्यादा आ गया, कोई सुन नहीं रहा। उसके मैंने यूनिट चेक किए, उसके 652 यूनिट थे। अच्छा, 652 यूनिट थे, और 652 को 25 के हिसाब से जो है ना उन्होंने बेस टैरिफ लगाया हुआ था, 25 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बेस टैरिफ लगाया था। और जब मैंने उसकी कैलकुलेशन की सारी सामने बिठा के, उसका मैंने यूनिट देखे और जो उसका बिल देखा, वो 30,000 कुछ रुपये बिल था, वो यूनिट देखा, उसका मैं निकाला तो उसको 43 रुपये का एक यूनिट पड़ा हुआ। हाँ जी, और ये अभी 43 से आगे बढ़ना है? जी बिल्कुल बढ़ना है। इस दफ़ा ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब 43 समझ लें आप, 50 के करीब चला ही जाएगा तकरीबन। 45, 46, 47, 48 ये जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यानी कि 600 से जिनके ज़्यादा यूनिट्स हैं, उन्हें तकरीबन 44-45। तो फिर क्या करें हम, वो लालटेने और वो दियों पे आ जाए? पत्थर वाला दौर ज़माना ही वापस मेरे ख्याल में, मतलब बत्तियां बंद करके। अवाम की हुकूमत को खुदारा इस मामले पे सोचना चाहिए, जो आला हुकाम है उन्हें सोचना चाहिए कि अवाम की अब वो सकत नहीं है। देखें, मार्केट में आप जाएं, कोई भी सब्जी 150 रुपये से नीचे नहीं है, बिल्कुल 30 किलो के हिसाब से। ऑयल का पैकेट 600 के करीब है, ठीक है ना।
एक बंदा जो 1000 रुपया मंथ दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, फिर भी वो 30,000 रुपया महीना अगर कमाता है, 1000 रुपया बड़ी अमाउंट थी किसी दौर में। वो जो एक बंदा एक दिन में 1000 रुपया अपनी दिहाड़ी लगाता है, मजदूर बंदा, ठीक है, वो घर जाते हुए एक ऑयल का पैकेट लेके जाएगा, सब्जी लेके जाएगा, तो उसका 1000 रुपया तो खत्म, ठीक है। अब वो बच्चों का दूध कैसे लेके जाएगा, वो जिस घर में रह रहा है उसका किराया कैसे देगा, ठीक है, वो बिजली का बिल कैसे देगा। ये हुकूमत देखें, ठीक है, हर जगह पे टैक्सेस होते हैं, हर मुल्क लेता है टैक्स, ठीक है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो टैक्स नहीं लेता, मगर वो टैक्स के बदले आवाम को सहूलियात भी देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं ये सस्ती कर देते हैं, बिजली सस्ती कर दी, गैस सस्ती कर दी, ये चीज़ें सस्ती कर देते हैं, ठीक है, खाने पीने की अशिया सस्ती कर देते हैं। आप टैक्स सेहत की सहूलियत दी जाती है, तालीम की सहूलियत दी जाती है, इस चीज पे फुकदान है हमारा, और जो है टैक्सेस वो बढ़ाई जा रही है। सेहत, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको कोई सीधे मुंह डॉक्टर नहीं बात करता, वो डॉक्टर तो बड़ी दूर की बात है, नर्सें बैठी होती हैं, वो कहते हैं उधर चल जाओ, उधर चल जाओ, यानी कि ये सिस्टम है हमारा। तो आप फिर उसके बावजूद अवाम से टैक्स भी ले रहे हैं, सारा काम भी कर रहे हैं, मगर अवाम को रिलीफ नहीं है, कोई अवाम को सुख का सांस नहीं है। अदालत में जो मामला गया है उसके हवाले से अगर इंफॉर्मेशन है आपके पास तो बताएं हमें। देखिए, अदालत में जो पहले मामला गया था वो तो जो है वो सिर्फ अदालत की तरफ से जो दरख्वास्त गुजार थे उन तक फैसला किया गया था कि उनकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो ख़त्म की जाए। अब ये जो मामला है ये जो है वो देखिए अदालत ने वो फुल बेंच तश्कील दे रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब अदालतों पर ही जो है ना वो हर मामले में हमें फिर अदालत का रुख करना पड़ेगा, अवाम ने जिधर से देखना है रिलीफ, जिधर से अवाम को रिलीफ मिलना है, अवाम ने तो फिर उसी तरफ जाना है। अगर हुकूमत ने रिलीफ नहीं देना तो फिर अदालत की तरफ ही अवाम ने जाना है। हमारी तो आखिरी जो है वो अवाम की एक आखिरी जिसको कहते हैं ना वो जंप और आस, वो अदालत ही है, उम्मीद जो है वो अदालत ही है, मेरे ख्याल से वो ही रह गई है। ठीक है जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब एक और खुशखबरी हमें मिल गई है कि आने वाले जो दिन है या अगला जो महीना है उसमें और ज़्यादा बिजली महंगी होने वाली है, तो हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। बिजली तो महंगी हो ही रही है, उसके साथ साथ बाकी जो बुनियादी अशिया है वो भी महंगी हो। और जनाब इसी हैप्पी मूवमेंट के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो रहा है किताबों के हवाले से, तो प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। बीमारियां और इलाज, उन्वान पढ़ते ही आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी हवाले से इलाज का मोहताज है। क्या इंसान दुनिया में इलाज करवाने के लिए आया है कि जाओ वहाँ जाकर दुनियावी तरीके से अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, दिल, फेफड़े, जिगर, लबलबा, गुर्दे, आंखें, कान वगैरह चेक कराना, अगर उनके तरीके से तुम ठीक ना हुए तो फिर इलाज कराते ज़िंदगी गुजार लेना, ऐसा हरगिज़ नहीं। रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आसान तक़वीम पर पैदा किया है, ये बीमार नहीं हो सकता, ये खुद कार पुतला है। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर इसके ज़िंदा और तंदुरुस्त रहने का निज़ाम बना रखा है। निज़ाम को चलाने के लिए जिस्म में 1.4 किलोग्राम बैक्टीरिया, जिनकी तादाद करोड़ों खरबों में है, उनके ज़रिए जिस्म में सांसें खुद ब खुद चल रही हैं, खाना हज़म हो रहा है, खून बन रहा है, नाखून बाल बढ़ रहे हैं, पेशाब, पसीना, पखाना खुद ब खुद आ रहा है, नींद और जागना खुद कार है, बचपन से बुढ़ापे का सफ़र गैर महसूस तरीके से जारी है, पता ही नहीं चलता, इंसान बूढ़ा हो जाता है। दिमाग इतना अलर्ट है कि जिस्म पर कोई चींटी भी आ जाए तो ख़बरदार करता है। दिमाग और पेट का सिग्नल सिस्टम हर वक्त जारी रहता है। भूख का एहसास पेट को नहीं दिमाग को होता है। खाना सामने आता है, दिमाग देखकर फ़ौरन पेट को हुक्म देता है कि फ़लाँ खाना आ रहा है, उसके लिए फ़लाँ तैयारी करो। ये सारी बात मैंने इसलिए आपके सामने आज इतना लंबा इक़्तिबास पढ़ा है कि पता चल सके कि इस किताब का मौजू क्या है। ये किताब आपके सामने है, बहुत खूबसूरत किताब है। अपनी शुगर अपना इलाज, फयाज़ अहमद कादरी साहब।
इस किताब की कई खूबसूरतियाँ हैं, वो मैं आपको एक एक करके पेश करता हूँ। एक तो ये कि इन्होंने इलाज बिल ग़िज़ा के बारे में ज़्यादातर बात की है कि हमें अपनी ग़िज़ा को रेगुलेट करना चाहिए, इतना रेगुलेट कर लें कि फितरत के साथ हम आहंग हो जाए और हमें ज़्यादा दवाइयाँ खानी ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ खा खा के इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को डैमेज करता है सबसे पहले से ज़्यादा वो उसका जिगर यानी लिवर है। कहते हैं कि इलाज कई तरह के हैं, लेकिन 3-4 किस्म के बड़े मशहूर हैं। एक इलाज बिल ज़िद है यानी एलोपैथिक तरीके इलाज, एक इलाज बिल मिसल है यानी कि होम्योपैथिक इलाज, एक नेचुरोपैथी है फितरत के ज़रिए इलाज, फितरत के साथ हम आहंग हो के चलना। इलाज बिल ग़िज़ा भी फितरत के साथ हम आहंगी ही का नाम है। ये इस किताब का मौजू यही है। फयाज साहब कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तकरीबन 80 साल का, मुझे ब्लड प्रेशर भी था और शुगर का मैं मरीज़ था। तो शुगर भी इस कदर खौफनाक कि हर वक्त लोग ये कहते थे कि आप जानते ही हैं कि शुगर के क्या अहवाल हैं, कितनी तेज़ी से दुनिया में शुगर के मरीज़ डिटेक्ट हो रहे हैं। हर शख्स शुगर का मरीज़ है या प्री डायबिटिक है या वो प्री गालिबन जिसे कहते हैं कि प्री डायबिटिक है, लेकिन इनका ये ख्याल है कि शुगर कोई बीमारी है ही नहीं। ये कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने कमाने के लिए शुगर का जो लेवल है पहले कुछ और बताया और कहा कि अगर इससे ज़्यादा है तो शुगर, आप शुगर के मरीज़ हैं, उसके बाद उसको कम कर दिया। जिस दिन कम किया उससे अगले रोज़ कितनी बड़ी इंसानों की तादाद वो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उसके क्लब में शामिल हो गई। तो इनका ये कहना है कि जनाब आप सिर्फ अपनी ग़िज़ा को रेगुलेट करें तो मामला आपके हाथ में आ जाएगा। ग़िज़ा रेगुलेट करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है डिप डाइट प्लान। डिप डाइट प्लान क्या चीज़ है जी? इसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पर्सनस डाइट। अगेन डिप डाइट प्लान है डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सनस डाइट। एक बंदा जो बड़ा डिसिप्लिन्ड है और बहुत इंटेलिजेंट है वो जो डाइट प्लान करता है उसको कहते हैं डिप डाइट प्लान। इसका पूरा इसमें जिक्र है। इन्होंने कहा कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं और इसका सारा जो सरमाया है वो वीडियोस की सूरत में है। इसके अलावा बहुत दिलचस्प बात जो है वो ये कि इन्होंने कुछ योगा के आसन भी बताए और अपने सांस को, फेफड़े को, दिल को, मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए इन्होंने कहा कि फ़लाँ आसन इसको ट्राई करें। मसलन मुझे बहुत दिलचस्प जो लगा वो उद्गीत प्रणाम, ये आसन बहुत अच्छा लगा। आप अगर YouTube पे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ बहुत सारे जो योगी हैं वो इन के आसन, योगा के आसन बताते हैं। ये खुद फयाज साहब जो हैं ये भी यहाँ पे योगा काउंसिल के ओहदेदार हैं, बल्कि इन्होंने गालिबन लिखा हुआ है कि ये चेयरमैन है उसके, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान योगा काउंसिल के। तो मुझे सिर्फ एक ज़रा सा ये तशनगी जो महसूस हुई वो ये थी कि जहाँ पे इन्होंने हिंदी नाम लिए हैं योगा के, उसके साथ साथ उसका तर्जुमा भी हमारे जैसे तालिब इल्मों के लिए लिख देते तो बड़ा अच्छा लगता है। मसलन हम जब अदाकारी में सिखा रहे होते हैं कि ये नवरस है, रहस, तो तब हम ज़ाहिर है 9 के 9 इमोशंस को बताते तो हिंदी में है, लेकिन साथ साथ उसको उसमें भयानका जैसे है उसका साथ हम भयानक या डेंजरस इसके साथ तर्जुमा भी कर करके बच्चों को बताते हैं, स्टूडेंट्स को। तो मेरे जैसे स्टूडेंट, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प बुक है तो पता तो चले कि अच्छा ये योगा इसका एग्जैक्टली मतलब ये है, बनता है हिंदी में। तो बहुत खूबसूरत किताब है जनाब, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आखिरी बात जो है वो ये है कि चूँकि ये अच्छा इनके फ़िक्रे बहुत अच्छे थे, खूबसूरत उर्दू लिखी हुई थी, बीच में पंजाबी का भी इस्तेमाल था, यानी फ्रैंक, ऐसे जैसे आपसे बातें कर रहे हों, जैसे गालिब के खतूत का जो उसलूब है वैसा। तो बाद में पता चला कि ये माशाल्लाह एम.ए. उर्दू हैं लिखारी जो हैं, इसलिए इनके उसलूब बयान जो है वो बड़ा अच्छा है। तो बहरहाल कहते हैं कि 2 ही इल्म है दुनिया में, इल्मुल अब्दान और इल्मुल अध्यान। इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये आपको इल्मुल अब्दान के बारे में, आपके अपने बदन के बारे में बहुत कुछ आपको बताएगी, और अगर आप तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं तो आपके लिए इस किताब का मुताला बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सैलाब से मुतासर अपने बहन भाइयों और उन बच्चों की जो हमारी मदद के मुंतज़र हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस वक्त सैलाब से मुतासर हो चुका है, और हम अपनी मदद आपके तहत हर शोबा है ज़िंदगी से जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना। तो आज भी जो बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, समाजी कारकुन हैं, खिदमत इंसानियत के हवाले से बहुत सारा काम कर रहे हैं, और साथ साथ एक अलग पहचान भी अपनी रखते हैं। पाकिस्तान में गुलकारी, नामवर गुलकार हैं जनाब, उन्हें किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक, भंगड़ा किंग उन्हें कहा जाता है, लेकिन खिदमत इंसानियत के हवाले से भी बहुत सारा काम वो कर रहे हैं। हिलाल अहमद के साबिक
चेयरमैन हैं, उसके साथ साथ फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं और किस तरह हम लोग ये जो सैलाब मुतासर हमारे बहन भाई हैं उनकी मदद कर सकते हैं। इब्रारुल हक साहब की जनाब मैं बात कर रही हूँ। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन माई शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर सबसे पहले तो सहारा फॉर ट्रस्ट लाइफ के हवाले से बात करना चाहूँगी, किस तरह आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है सैलाबज़दा इलाकों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1998 में बनी थी जी। और इसके दो काम हैं बुनियादी तौर पे। एक तो हम हेल्थ सर्विस डिलीवरी में हैं, ठीक है। हॉस्पिटल, फिर मेडिकल कॉलेज और फिर कैंसर हॉस्पिटल जो चल रहा है। फिर ऑफ एंड ऑन जो डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे 2005 का ज़लज़ला था, उसमें 5000 ने स्टील स्ट्रक्चर और फाइबर ग्लास के घर बना के दिए उन एरियाज़ में। और फिर सैकड़ों ट्रक और हज़ारों टन राशन जो है वो लोगों तक पहुंचाया। फिर 2010 के सैलाब में हमने रिलीफ एक्टिविटीज़ भी की, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट हमारा काम देख के हमारे साथ आ गई और उन्होंने सपोर्ट किया, जबकि उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सहारा के ज़रिए सपोर्ट किया और फिर हमने रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर 1300 पक्के घर बना के दिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज भी मौजूद है। तो उन्हीं खिदमात को देखते हुए इन्होंने हिलाल अहमद खान साहब ने मुझे दिया। उसके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। मैं अर्ज़ कर दूं कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपना चेयरमैन लेके आती है। अच्छा। तो एक तो इसमें मैं अपने फैंस को भी बताना चाहता हूँ कि इसमें रिलैक्स होने की बात है। जो भी नई हुकूमत आएगी वो अपना ही लेकर आएगी चेयरमैन, जैसे मुझे लाया गया था, तो गिला नहीं करना चाहिए इसमें। थोड़ा सा ये ज़रूर था कि अनटाइमली था, क्योंकि हम काम जो कर रहे थे ना ऑन ग्राउंड वो बहुत, और जो डोनर्स होते हैं उनका एतमाद होता है एक चेयरमैन पे, जो बैकग्राउंड होता है उसमें काम। तो हमने तकरीबन जो जिससे मैंने जिक्र किया था 5 अरब 72 करोड़ रुपया, जिसमें से अब मुझे कल किसी ने बताया कि 1 अरब आ गया है। अच्छा। अब अगले कुछ दिनों में बाकी भी वो आ जाएगा। तो बड़ी कंट्रोवर्सी कि उसमें पैसे नहीं पड़े हुए, प्लान नहीं हुआ, आ जाएंगे, सब्र करना पड़ा। ये एक रात में नहीं आते। लेकिन ये हुई, मतलब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये इल्जामात का सिलसिला? जैसे ही आप, मैंने सिर्फ ये एक स्टेटमेंट दी थी कि ये वक्त नहीं था चेयरमैन को हटा। मेरे वैसे भी 2 महीने रह गए थे, ठीक है। और 23 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी फुटप्रिंट था। 192 इसके ममालिक के अंदर प्रेजेंस होती है, ठीक है। उसमें डोनर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी एक डोनर बेस है, उनके साथ आपका डायरेक्ट लाइजॉन होता है, वो आप पे इत्मीनाद करते हैं। मेरे जब मैं पहली दफ़ा जनीवा गया तो वो मेरे बारे में सारा कुछ जानते थे, उन्होंने पहले से गूगल करके रखा हुआ था कि ये, और उनके बच्चे बल्कि मेरे गाने तक सुन रहे थे और मुझे वो बता रहे थे। और उन्होंने देखा कि इसने अस्पताल बनाया है, फंड रेजिंग भी करनी आती है, और मूवमेंट के अंदर ये चीज़ों को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो उनके साथ एक रिश्ता था, एक एतबार का जो डेवलप हुआ। उन्होंने मुझे कोरोना के अंदर अगर 10 रुपए देने थे पाकिस्तान को तो उन्होंने 20 दिए। वजह उसकी ये थी कि उनको पता था कि ये पैसे, और आते ही जो मैंने रूल्स बनाए ना बांटने के, वो बड़े अहम थे कि आप 3 टियर फार्मूला बनाएं, ऐसे ही ना लोगों को जाके बांट दें। पहले कुछ और भी होता रहा, लेकिन उसका एक 3 टियर फार्मूला बना, जिसको कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगा कि हम पे पॉलिसिंग कर रहा है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो गरीब आदमी है उसको भी तो कुछ मिले ना, अगर DCB अपनी रिपोर्ट देख ले कि ये लोग वाकई डिजर्विंग है कि नहीं, और ब्रांच वाले भी देख लें, नेशनल हेडक्वार्टर वाले भी देख लें, तो ये उसूल बनाए, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है ना सारी उस चीज को लेकर। उसकी वजह से थोड़ा सा इनको इशू अब आएंगे डोनर्स के कि वो पैसे दें या ना दें। लेकिन आप, तो मैं मुल्क के लिए कह रहा था जी कि ये बैकलैश, ये प्रॉब्लम ना आए बाद में। और अब ये वही हो रहा है, क्योंकि अब ये फेडरल गवर्नमेंट चैलेंज्ड है। अब ये जान के लिख रहे हैं कि सदर साहब नहीं लगाते, ये जरदारी साहब ने लगाया इस बंदे नहीं को। तो आपको लगता है फिर ये मिस रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह ये सारा सिनेरियो इस चीज को किया गया है, उठाया गया है? और ये सदर साहब ने नहीं लगाना होता, ये एक तो समरी प्राइम मिनिस्टर देता है। सो इट इज PDM's बंदा जो अभी आके बैठा है। जी। और PDM की चूंकि मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है हेल्थ की, तो इसलिए ये हेल्थ का प्रोरोगेटिव जो था वो पीपल्स पार्टी के पास था। तो पीपल्स पार्टी ने ये सिंध का बल्कि लाड़काने का बंदा है जो ला के इन्होंने बिठाया। तो इससे अब हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि डोनर्स का जो एतमाद है
वो थोड़ा शेकी, क्योंकि मेरे साथ वो खुद राब्ते में है। तो पाकिस्तान को इसका लॉस होगा, मुझे और कोई इसमें वो चक्कर नहीं था। अल्लाह करे ना हो, और मैं उनको यकीन करें कि ये बता रहा हूँ कि आप लोग फिक्र ना करें, आप लोग ज़रूर पैसे दें, क्योंकि मैं सिस्टम्स ऐसे बनाया हूँ कि वो पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे और तो डिजर्विंग लोगों तक पहुँचेंगे। असल बात ही ये है कि पहले लोगों को पता था कि ये डिजर्विंग लोगों तक पहुँचा देगा। अब मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा। लेकिन सर आप OIC के भी हैं, मेंबर हैं। मैं OIC का एम्बेसडर, मुझे उन्होंने सहारा के प्लेटफॉर्म पर बनाया, तो उसके थ्रू भी लोग जो है डोनेट कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक। वो डोनर्स का, वो डोनर होने का प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो ऐसे ही होता है कि जैसे कोई UN का एम्बेसडर होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एम्बेसडर। वो मैं फर्स्ट एवर ह्यूमैनिटेरियन एम्बेसडर OIC का, और वो एक तरह से उनके जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए और उन्होंने आके मुझे ये ओहदे से नवाजा। वो एक रिस्पेक्टेड होती है, रिस्पेक्ट होती है, उसके अलावा उसमें कोई फंड्स नहीं होते कि वो कुछ कर सके। अलबत्ता सहारा के प्लेटफॉर्म से अभी हम माशाल्लाह मुतअद्दिद डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शदीद मुतहर्रक हैं, और अभी जो हमारी लेटेस्ट फंड रेजिंग कामयाब, क्योंकि अभी यकीन करें कि वो फंड रेजिंग जो मैंने हिलाल अहमर के लिए प्लान की हुई थी, वो ज़ाहिर अब मैं उनका हिस्सा नहीं रहा, तो वो सारी सहारा के थ्रू आ गई। तो सहारा वाले तो बड़े खुश हैं कि हमारा सर आपने विजिट भी किया जितने भी मुतासर इलाके हुए हैं सैलाब की वजह से, तो वहाँ पर क्या आपने देखा? सिचुएशन इज प्रीटी बैड ऑनेस्टली, इससे पहले इस तरह का कभी नहीं। आपको क्या लगता है 2010 के सैलाब रिकवर कर सकते हैं हम? देखिए अल्लाह खैर करेगा, हमारी एक रेजिलिएंट कौम है, तो मुश्किलें उन पे बड़ी पड़ी हैं और हम उसमें सामने आए हैं, अल्लाह खैर करेगा। मुझे सिर्फ ये डर है, और मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ देयर कैटल, कि उनके जो मवेशी चले गए हैं ना, तो समझ लें उनके लिए लाइफ स्टॉक उनका सब कुछ था। जिस तरह आपकी शॉप चली गई है, अब आप कैसे पैसे कमाएंगे, उनका दूध बेच के गुजारा करने वाले लोग, यू नो, और वो फिर जानवरों की भी ना नस्लें होती हैं कि इस भैंस की ये वाली माँ थी, ये उसकी बेटी है, ये उसकी आगे वो चलती है। तो वो अगर एकदम उनका कुंबा चला जाए तो सोचें कि वो घर लोग बना लेते हैं, चलो हमने उनको 1300 पक्के घर बना के दिए तो उनको साथ शामिल किया था, लेकिन घर बन जाते हैं फिर भी। लेकिन ये इसके ऊपर मुझे बड़ा दुख होता है, और मैं लोगों से कहूँगा हम सब ने मिलकर, सर हमने थोड़ा देते रहे। हाँ जी, मिलकर काम करना है। वक्त की थोड़ी सी किल्लत थी सर, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मेरा कसूर है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, 2-3 धरने चल रहे थे। आपसे दोबारा से मुलाकात करना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप यहाँ पर आए और हमारे लिए वक्त निकाला। सर हमारे साथ इब्राहिम हक साहब मौजूद थे, नामवर गुलकार हैं और खिदमत इंसानियत के हवाले से भी जनाब काम कर रहे हैं, और जितनी भी तमाम तर इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही थी उस हवाले से भी उन्होंने हमें बताया है। या मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।